classes. क्रैश कोर्स आपके लिए शुरू कर रहे हैं। आप घर में बैठे हुए हैं और मेडिकल का एग्ज़ाम आपको देना है और एग्ज़ाम संभवतः जून में हो सकता है और इसी बात को ध्यान में रख करके हम लोग क्रैश कोर्स यहाँ पर आपके लिए शुरू कर रहे हैं। क्रैश कोर्स है ये समरी है और मैं आर के रमन फिजिकल केमिस्ट्री से संबंधित समरी की हम बात करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में कई चैप्टर्स हैं। आपको मालूम है कि एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है केमिस्ट्री का ये, और काफ़ी संख्या में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। जो भी हम पढ़ा देंगे आप इसे एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कोचिंग के नंबर पर आप फ़ोन से बात भी कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की, जो फर्स्ट यूनिट है आपका फिजिकल केमिस्ट्री में। और ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मतलब है कि आप जो चीज़ आप 10th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, उसी का एक समरी है, बेसिक समरी है, जिसकी मदद से हम केमिस्ट्री के अदर यूनिट को भी अच्छी तरह से हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसमें आप बहुत कुछ जानते हैं, सुने हुए हैं। जिसमें देखिए, हम जैसे एक टर्म की यदि हम बात करें, डेंसिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। यानी इवन इफ यदि आप ये कहिए तो पूरी केमिस्ट्री में इस टर्म का उपयोग होता है। और आप जानते भी हैं कि डेंसिटी को हम लोग मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं। अर्थात हम यदि किसी चीज के मास में उसी चीज का, ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि जिसका मास हो उसी के वॉल्यूम से यदि हम इसे डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है उस सब्सटेंस का डेंसिटी। अर्थात हम डी को हम लोग बोल सकते हैं m/v, d = m/v, या और हम कह सकते हैं m = d × v। देखिए एक चीज और हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग बात करते हैं फिजिकल चेंज का, आप जानते हैं फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? फिजिकल चेंज में हम लोग उस चेंज की बात करते हैं जिसमें ओनली द स्टेट्स ऑफ मैटर चेंजेस, जिसमें केवल स्टेट्स चेंज करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा बात को, हमने कहा स्टेट्स ऑफ मैटर चेंजेस, लेकिन इस क्रम में मास ऑफ मैटर डज नॉट चेंज। मैटर का मास चेंज नहीं करता। इतना ही नहीं, कंपोजिशन भी, मास चेंज नहीं होने का कारण ही है कि कंपोजिशन, यानी जो वो मैटर जिस एटम से बना हुआ है उस एटम के नंबर या उस एटम के मास पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कंपोजिशन ऑफ मैटर डज नॉट चेंज। मैटर के कंपोजिशन, यही कंपोजिशन चेंज नहीं करता। जैसे मैंने कहा अभी आपको कि एटम्स के नंबर और उस एटम्स के मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए कह सकते हैं कि उसका कंपोजिशन चेंज नहीं करता। इसी के कारण हम कह सकते हैं कि मैटर्स के मास पर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मास चेंज नहीं करता, लेकिन ये मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। उस सब्सटेंस के डेंसिटी और वॉल्यूम पर फर्क पड़ता है। यानी डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अर्थात मैटर के बारे में कह सकते हैं विल चेंज। ये दोनों क्या होगा? ये चेंज करेगा। समझ रहे हैं आप इन चीजों को? अब आप जैसे देखिए, यदि मैंने कहा कि मास डज नॉट चेंज, इसका लेकिन डेंसिटी चेंज करता है, तो इसीलिए हम एक लाइन कह सकते हैं कि D1, इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि D1 V1 = D2 V2 के बराबर है। कभी भी यदि फिजिकल चेंज हो और बात डेंसिटी की हो तो हम वैसे स्थिति में D1 V1 = D2 V2 यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप इन चीजों को? हम इसी पर एक न्यूमेरिकल्स लिखने जा रहे हैं। ओके, मिटा दूं। जैसे देखिए,
कि हम इस फॉर्मूला को यूज करने जा रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और पूछा हुआ भी क्वेश्चंस है मेडिकल के एग्जाम में, जैसे कि कब बैठते हैं कि इफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर वेपर जिसकी डेंसिटी आपको देखिए दिया हुआ है 0.006 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कंडेंसेस इनटू वाटर। और हम सब एक बात ध्यान रखिएगा, वाटर की डेंसिटी आपके सवाल में आपको दे भी सकता है और वाटर की डेंसिटी आपके सवाल में आपको नहीं भी दे सकता है। और कभी भी यदि वाटर की डेंसिटी नहीं दे तो आप डेंसिटी ऑफ वाटर को आप अपनी मर्जी से यूज करेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और दे दिया है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। द वॉल्यूम ऑफ वाटर वुड बी, वाटर का वॉल्यूम होगा, जैसे आपके पास ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर क्यूब, आपके पास ऑप्शन है 0.6 सेंटीमीटर क्यूब, आपके पास ऑप्शन है 0.06 सेंटीमीटर क्यूब, और आपके पास ऑप्शन है 0.006 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे अब आप देखिए यहां पर हमने लिखा है इस क्वेश्चन में कि 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर वेपर है और ये वाटर वेपर कंडेंस हो रहा है इनटू द वाटर में ये बदल रहा है। अर्थात आपके पास यदि सपोज कर लीजिए कि ये एक वेसल है, इस वेसल में ये वाटर वेपर है, देखिए ये वाटर वेपर है जिसकी डेंसिटी आपको दे दी गई है 0.006 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दी गई है। और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं, इसे हम लोग कंडेंस कर दे रहे हैं। और ये इस वेसल में सपोज कर लीजिए ये वाटर बन गया, कंडेंस कर रहे हैं। कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ कि वेपर को यदि हम वाटर में बदलते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और हमने इसी वाटर वेपर को हमने कंडेंस कर दिया है। मुझसे इस वाटर की डेंसिटी मुझे दे दी गई है, ये है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने एक लाइन कहा है तो वाटर की डेंसिटी नहीं भी दे सकता है, और यदि वाटर की डेंसिटी कभी भी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कभी भी वाटर की डेंसिटी यदि नहीं दिया हुआ है और मुझे ऐसा यदि कभी फील हो कि वाटर की डेंसिटी यदि दी गई होती तो सवाल बन जाता, तो हम वैसे स्थिति में अपनी मर्जी से भी यूज करेंगे वाटर की डेंसिटी को 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मुझे देखिए, मुझे इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब और इसका वॉल्यूम मुझसे पूछा जा रहा है। आप यदि ध्यान दें, ये एक फिजिकल चेंज है, वाटर वेपर वाटर में बदल रहा है, केवल इससे इसके स्टेट्स में चेंज हो रहा है, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब साफ स्पष्ट है कि यदि इसका मास m ग्राम है तो इसका भी मास जो होगा ये m ग्राम ही होगा। समझ रहे हैं आप, मास सेम रहेगा। इसका मतलब है यदि मास सेम रहेगा तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि d1 v1 इज इक्वल टू d2 v2, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आप इसको d1 कर दीजिए, इसको v1 कर दीजिए, इसको d2 कर दीजिए और इसको v2 कर दीजिए। आप बताइए d1 है 0.006 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और v1 है आपका 100 और d2 आपको 1 है और v2 आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए v2 की यदि हम बात करेंगे तो ये 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। और देखिए आपकी इस ऑप्शन में कहीं 0.6 है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 0.6 सेंटीमीटर क्यूब है, सो वी पुट द आंसर इज 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। यानी आप समझ चुके हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया एक बात कि यदि कभी भी मैंने एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखा है कि ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज, यदि कभी भी फिजिकल चेंज होती है तो इस फिजिकल चेंज के दौरान मैटर के मास पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, केवल यदि फर्क पड़ेगा तो उसके डेंसिटी और वॉल्यूम पर और साथ ही साथ उसके कंपोजिशन पर। यह बात आप ध्यान में रखेंगे। समझ गए हैं सब कोई? चलिए हम यहाँ पर अब आपको एक दूसरी हेडिंग्स, छोटी सी हेडिंग्स आपके सामने रेज करते हैं, आपके सामने रखते हैं एक दूसरी हेडिंग्स जो एक इंपॉर्टेंट हेडिंग्स भी है और ज़्यादातर बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। और जबकि ऐसा कोई डिफ़िकल्ट यूनिट नहीं है, ये डिफ़िकल्ट बातें नहीं हैं, आप ध्यान देंगे तो आप पूरी तरह से और अच्छी तरह से आप समझेंगे। जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट की। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा,
हम आगे भी जब हम ये क्रैश कोर्स है, जब रेगुलर कोर्स की हम बात करेंगे तो उस समय काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे, जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में भी और भी बहुत कुछ। लेकिन ये क्रैश कोर्स है तो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जिसमें एक यूनिट है मोल कंसेप्ट और ये एक फंडामेंटल यूनिट है और हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये जो शब्द ये मोल है, आप देख रहे, आप सुने भी, ये मोल व्यवहारिक लाइफ में जो डजन है, इस डजन की तरह है। देखिए यानी ये मोल किसकी तरह है, ये डजन की तरह है। और डजन वेल नोन है, हम सब जानते हैं कि यदि हम बात करते हैं 1 डजन की, जरा सोचिए 1 डजन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। कुछ लोग कह देते हैं, आप सुनिएगा बहुत जगह आप देखिएगा, लोग कहते हैं डजन, डजन का मतलब क्या होता है, तो 12। नहीं, डजन का मतलब बिल्कुल ही 12 नहीं होता है। डजन का मतलब होता है कि एक ऐसे कलेक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें 12 पार्टिकल्स होते हैं। कोई भी चीज संख्या में यदि 12 हो तो हम उस पूरे कलेक्शन को कहते हैं 1 डजन। सो इसलिए 1 डजन मीन्स है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ 12 पार्टिकल्स। 12 पार्टिकल्स के इस कलेक्शन को हम लोग कह बैठते हैं 1 डजन। समझिए बात को। ठीक उसी तरह से जैसे ये डजन है, ठीक ये जो हम 3 पैरेलल लाइंस यूज किए, इसका मतलब है इक्विवेलेंट टू, नॉट इक्वल। मोल इज नॉट इक्वल टू डजन, बट द मोल इज इक्विवेलेंट टू डजन। तो इसलिए डजन, जैसे व्यवहारिक लाइफ में डजन के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, यूज करते हैं, वैसे ही हम केमिस्ट्री में मोल को सोचेंगे, समझेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यदि हम बोलते हैं अब 1 मोल, आप जरा सोचिए 1 मोल, यू मीन कलेक्शन ऑफ 6.02 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। देखिए ये जो नंबर है, इसी नंबर के बराबर यदि कोई भी पार्टिकल्स का कलेक्शन हो, ग्रुप हो, तो हम उस पूरे ग्रुप को कह बैठेंगे 1 मोल। समझ रहे हैं इन चीजों को। यानी मोल इज अ कलेक्शन in which the number of particles is 6.02 into 10 to the power 23। लेकिन यदि हम कभी भी इतने ही पार्टिकल्स के मास की बात कर लें, यदि हम कभी भी इतने ही पार्टिकल्स के मास का यदि बात करते हैं, तो हम उस मास को कहते हैं मोलर मास। क्या कहा आपको मैंने, मोलर मास। समझ रहे हैं बेटा, मोलर मास, मोलर मास। यानी आप देखिए मैंने अभी कहा कि इतने ही पार्टिकल्स के मास को, और इतने पार्टिकल्स के मास को मतलब है कि एक झुंड के मास की बात हम कर रहे हैं, और झुंड को हम क्या कहते हैं, 1 मोल। इसलिए मोलर मास को हम लोग कहते हैं मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स। वेरी गुड। यानी क्या कहेंगे, हाँ 1 मोल पार्टिकल्स के मास को मोलर मास। अब है 1 मोल पार्टिकल्स के मास को मोलर मास कहते हैं। तो यदि मेरे सवाल में मुझे कभी भी यदि मास ऑफ 1 पार्टिकल्स, कभी भी 1 पार्टिकल्स का मास मुझे गिवन है, रिमेंबर याद रखिएगा बात को, यदि कभी भी आपको 1 पार्टिकल्स का मास यदि आपको दे दिया गया है और आपको जरूरत मोलर मास की है, तो आप क्या करेंगे, इसे बोलिए 6.02 into 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गॉट द मोलर मास। देखिए समझिए बात को। यानी इसका मतलब है कि आपने कितने पार्टिकल्स का मास निकाल लिया, 6.02 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स का मास। इस प्रकार से आपने कैलकुलेट कर लिया। समझ रहे हैं इन चीजों को। जैसे अब आइए जरा आपको यहीं पर एक छोटी सी बात पर हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि यदि ये पार्टिकल्स की यदि हम बात करें, और ये पार्टिकल्स को कुछ भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज आप सोच सकते हैं, सभी पार्टिकल्स की बात हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, रेडिकल्स हो सकता है, कोई भी फार्मूला हो सकता है, व्यवहारिक लाइफ का कोई भी चीजें हो सकती है। और इस पार्टिकल्स की यदि बात करें, और जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पर बात कर रहे हैं, यदि पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन हो जाए, वेल नोन है, आप जानते हैं इसके बारे में, ये इलेक्ट्रॉन है। यदि पार्टिकल्स हो जाए इलेक्ट्रॉन, तो अब आपसे यदि कोई पूछ दे कि मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन का मोलर मास बताइए, तो आप डेफिनेटली क्या यूज करेंगे, बता दीजिए, क्या पता करेंगे कि मास ऑफ 6.02 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे।
अर्थात यदि आपको मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है, वन इलेक्ट्रॉन का मास यदि आपको मालूम है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 से। और आपको, हम समझते हैं आपको इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है, नहीं, कितना होता है मास इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 से। अब आप खुद देखिए, 10 टू द पावर -28 और 10 टू द पावर 23 को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 टू द पावर -5 के बराबर का होगा। और 9.1 को यदि 6.02 से मल्टीप्लाई करें, तो चलिए मैं उतना नहीं करता, इतना तो कर सकते हैं कि 9 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54 होता है। और ऑब्वियसली ये 9 से थोड़ा बड़ा है और ये 6 से भी बड़ा है, इसलिए इसे 54 ना बोल करके हम लोग बोल देते हैं 55। यानी आपको यदि कभी भी मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, डायरेक्टली भी पूछा जाता है, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा व्हाट वुड बी द मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको बोलना है 55 इंटू 10 टू द पावर -5 ग्राम। और यानी 55 को यदि हम ऐसे लिख दें 0.55 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम भी लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं 0.55 मिलीग्राम। अब देखिए यहां पर बेटा एक तो बात मुझे याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के मोलर मास की यदि बात उठती है तो हम इलेक्ट्रॉन के मोलर मास को बोलेंगे, याद रखेंगे, कितना बोलेंगे? 0.55 मिलीग्राम। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का मोलर मास होता है और ऑप्शन दे देगा 0.55 केजी, ऑप्शन दे देगा 0.55 ग्राम, ऑप्शन दे देगा 0.55 मिलीग्राम, ऑप्शन दे देगा 55 मिलीग्राम। तो आपको यहां पर एक तो याद भी रखना, क्योंकि एग्जाम में हम इतना नहीं कर सकते कब बैठ करके हम कैलकुलेशन करेंगे तब आंसर निकालेंगे, नहीं, याद भी रखना, जानना भी है और याद भी रखना है। और इलेक्ट्रॉन का मोलर मास कितना होगा? 0.55 मिलीग्राम। समझ रहे हैं इन चीजों को? तो अब देखिए इससे दो बातें सीखे, एक तो इलेक्ट्रॉन का मोलर मास जान गए, दूसरी चीज सीखे, जरा आप बताइए 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ऑब्वियसली आप कहेंगे पावर 10 टू द पावर 23 है और ये बहुत बड़ी संख्या है, और इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन के मास की यदि हम बात करते हैं तो आप जरा देखिए, आपको आश्चर्य होगा, आप आश्चर्यचकित होंगे, इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन का मास 0.55 मिलीग्राम है। 1 ग्राम नहीं है, 1 मिलीग्राम नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली ½ मिलीग्राम। देख सकते हैं। तो इसलिए केमिस्ट्री के हिसाब से यह संख्या, व्यवहारिक लाइफ से यदि आप देखिए तो यह संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से यदि बात करेंगे तो यह संख्या कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री। इसलिए हम इतनी बड़ी संख्या को केमिस्ट्री में यूज करते हैं। और आप जानते हैं इसी संख्या को हम लोग कहते हैं अवोगाड्रोज नंबर। कोई पूछ दे कि व्हाट इज द अवोगाड्रोज नंबर, तो आप क्या बोलेंगे? बोलिएगा बात को आप, कि आपको यदि कोई पूछे कि व्हाट इज द अवोगाड्रोज नंबर, अवोगाड्रोज नंबर, तो आप बोलेंगे, जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करेंगे और कहेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो पार्टिकल्स एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, रेडिकल हो, फार्मूला हो, कुछ भी हो, यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 mole is called Avogadro's number। यानी Na, Avogadro's number को Na से रिप्रेजेंट करेंगे। Na is 6.02 into 10 to the power 23। बोलिए बात समझ चुके हैं आप? आइए हम इस पर एक न्यूमेरिकल्स लिखते हैं और उस न्यूमेरिकल्स से भी हम कुछ चीज सीखेंगे, लर्न करेंगे उस न्यूमेरिकल्स से। मिटा दें? चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम समझते हैं, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। मैंने पहले भी कहा है कि हम बात क्रैश कोर्स की कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में हम काफ़ी डिटेल में नहीं जा सकते। जब हम रेगुलर में जाएंगे तो हम समझेंगे कि इस नंबर को एवोगाड्रोज नंबर ही क्यों कहा गया, समझेंगे। लेकिन अभी उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और इसलिए हम बहुत डिटेल्स में इस पर बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आपको याद रखना है कि एवोगाड्रोज नंबर इज 6.02 into 10 to the power 23। दैट इज द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 mole। हम एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, आप सोचिएगा, इस क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे।
और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और आईआईटी में पूछा है क्वेश्चन इसको, और आप ध्यान दीजिएगा। और जब भी आईआईटी में कोई क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेडिकल में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए आपको इन क्वेश्चंस पर भी ध्यान देना है। क्वेश्चन के माध्यम से भी हम कुछ और चीज़ भी सीखेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पर। जैसे कि हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स, मोल पढ़ चुके हैं और उसी के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स 1 kg would be 1 kg would be 1 kg इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, इस पर बात मुझे करना है। जैसे देखिए मेरे पास ऑप्शन है कि 9.1 इंटू 6.02 अपॉन 10 टू द पावर 8। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास 9.1 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 6.02। तीसरा ऑप्शन है मेरे पास 10 टू द पावर 8 अपॉन 9.1 इंटू 6.02। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास, कह दीजिए 6.02 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 9.1। आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कि 1 kg इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन के मोल्स कितने होंगे। अब ये नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, आप भी सोचिए, मेरे साथ सोचिए। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने हम बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक बड़ी सी बास्केट है और उस अभी सीजन मैंगो का है, इसलिए हम एग्जांपल भी मैंगो का रख रहे हैं। एक बड़ी सी बास्केट है और सपोज कर लीजिए उसमें ढेर सारे मैंगोज हैं और वंस अ डे आप भी मेरे साथ उस शॉप पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो बास्केट में मैंगो रखी हुई है। मैंने सोचा कि आपको पूछे कि बताओ इस बास्केट में मैंगो कितने डजन है, हाउ मेनी डजन ऑफ मैंगोज आर देयर। आपको हम यदि पूछते हैं, आप डेफिनेटली क्या करेंगे? आप अलग अलग बातें बोलेंगे? नहीं, आप कहेंगे कि सर हम बैठ करके मैंगो की गिनती करेंगे। कोई कहेंगे कि सर हम एक मैंगो को तौल लेंगे और टोटल मैंगो को भी तौल लेंगे, उससे एक मैंगो के मास से डिवाइड करेंगे, मैंगो के नंबर निकल जाएंगे, फिर उसे 12 से डिवाइड कर देंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, सोचना है ये चीज, ये एप्टीट्यूड हर बच्चों में होनी ही चाहिए। आप जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, क्योंकि मुझे जल्दी बताना है कि उसमें कितने डजन मैंगोज हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम उस शॉपकीपर से पूछेंगे, उस दुकानदार से पूछेंगे कि भैया आपके इस बास्केट में कितने मैंगोज हैं। अब वो भैया मुझे जवाब 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो वो बता सकता है कि इस बास्केट में 240 मैंगो है। यदि उन्होंने ये बता दिया कि इसमें 240 मैंगो है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें मैंगो कितने डजन है। क्या करेंगे आप? इमीडिएटली उसे 12 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात उसमें 20 डजन मैंगो है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे पूछिएगा कि इस बास्केट में मैंगोज कितने डजन हैं, तो हो सकता है कि वो आपको मैंगोज के नंबर नहीं, वो कह सकता है कि मुझे मैंगोज कितने हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन मैं जो मैंगो खरीद करके लाया हूं इस बास्केट में वो सारे मैंगोज हैं और वो 40 kg है। आप क्या करेंगे? हम इमीडिएटली वहां से 12 मैंगोज निकालेंगे और उसे बैलेंस पर तौल लेंगे। 12 मैंगो का मास सपोज कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए आप कि 12 मैंगोज का मास 2 kg हो गया और पूरे बास्केट के मैंगोज का मास बता रखे हैं उन्होंने, तो हम क्या करेंगे कि उस 40 kg में 2 kg से यानी 1 डजन के मैंगो से डिवाइड कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ डजन। ये एप्टीट्यूड यदि आपके अंदर है तो आप मोल कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। यही चीज यहां पर भी है, बस मैंगोज की जगह पर मुझे क्या प्लेस करना है? इलेक्ट्रॉन को, और डजन की जगह पर मुझे क्या प्लेस करना है? मोल्स को। इसलिए यदि कभी भी मुझे नंबर ऑफ मोल्स, यदि कभी भी आप देखिए, एक नई चीज हम यहां पर सीखने जा रहे हैं। मैंने कहा था कि सवाल के माध्यम से एक और चीज सीखेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी पार्टिकल्स का यदि नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाए, जैसे कि मैंने मैंगोज का नंबर ऑफ डजन की बात किया था, तो आपने क्या किया था कि यदि दुकानदार बोलता है कि मैंगोज का टोटल नंबर बता देते हैं वो मुझे, तो हम क्या करते हैं? उसमें 12 से डिवाइड करते हैं। उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स,
यदि पार्टिकल्स का टोटल नंबर मुझे मालूम हो और मुझे डजन पूछा जाता तो 12 से डिवाइड करते, लेकिन मुझे पूछा क्या गया है नंबर ऑफ मोल्स, और वी नोज इन 1 मोल हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर, 6.02 into 10 to the power 23. So we have to place the value 6.02 into 10 to the power 23. यदि आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम है तो मुझे मोल्स निकालने के लिए क्या करना चाहिए, एक बार फिर बोल दीजिए, यानी 6.02 into 10 to the power 23 से हम डिवाइड कर देंगे। दूसरी चीज भी जरा ध्यान दीजिए, यदि मुझे पार्टिकल्स का टोटल मास ऑफ पार्टिकल्स का टोटल मास मुझे यदि मालूम है तो हम उसे उस पार्टिकल्स की, ऑब्वियसली मैंने क्या कहा था, यदि उस बास्केट में टोटल मैंगोज 40 kg है, दुकानदार मुझे बता देता है और मुझे पता करना है कि उसमें मैंगोज कितने डजन है, तो हमने क्या किया था कि इमीडिएटली उस बास्केट से 12 मैंगोज बाहर निकाले और दुकानदार को कहा भैया तोल दो, उन्होंने तोल करके बता दिया कितने केजी, 2 kg, तो हमने इमीडिएट उस 40 kg में 2 kg से डिवाइड कर दिया, मुझे उस बास्केट में कितने डजन मैंगो है पता चल गया था। तो उसी तरह से 1 डजन के मास से डिवाइड किया था। तो उसी तरह से यदि मुझे टोटल मास ऑफ पार्टिकल्स मालूम है तो हम 1 मोल के मास से डिवाइड करेंगे, और 1 मोल के मास को हम लोग कह चुके हैं मोलर मास ऑफ पार्टिकल्स के मोलर मास से हम डिवाइड कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। और आज से अभी से ये बात एकदम याद रखिए, कभी भी किसी भी पार्टिकल्स का यदि नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाता है तो वी हैव द 2 मेथड by which we can determine what would be the number of moles. If we have given what is the total number of particles, we have to divide them by the 6.02 into 10 to the power 23 as well. यदि मुझे उस particles का total mass मुझे दिया गया है तो we have to divide them by the molar mass of the same particles. लेकिन एक बात और यहाँ ध्यान देना है, यदि आपको टोटल मास ग्राम में दिया हुआ है तो मोलर मास भी ग्राम में चाहिए, यदि टोटल मास के किसी और यूनिट केजी में दिया हुआ है तो मोलर मास भी केजी में चाहिए। अर्थात हम अपने कंफर्टेबल वे में, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, यदि आप मोलर मास मालूम है और मास किसी और यूनिट में दिया हुआ तो पहले मास को ही हम उस यूनिट में बदल लेंगे। जैसे कि अब यहां पर मेरे पास सवाल है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स 1 kg, यानी अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन A1 kg है और 1 kg इलेक्ट्रॉन हम सब जानते हैं कि 1 kg इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है 10 to the power 3 ग्राम इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया। और मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो अब आप जरा सोचिए कि मुझे इसमें से अपने से सोचना है आपको, हम इसमें से कौन से तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है तो टोटल मास मुझे इलेक्ट्रॉन का मालूम है, तो ऑब्वियसली मोल्स निकालने के लिए हम इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप बता दीजिए कि यहाँ पर टोटल मास 10 to the power 3 ग्राम है। क्या है? 10 to the power 3 ग्राम है, इसलिए मोलर मास में मुझे ग्राम में चाहिए। और हम सब जानते हैं कि मोलर मास 0.55 इंटू 10 to the power -3 ग्राम के बराबर होता है, तो 0.55 इंटू 10 to the power -3 से डिवाइड करेंगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 0.55 करके कोई टर्म ही नहीं है ऑप्शन में, तो हम ऐसी स्थिति में मोलर मास जो निकाले हैं इलेक्ट्रॉन को से यूज करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 to the power -28 ग्राम, और 1 इलेक्ट्रॉन का मास यदि मुझे मालूम हो तो हम उसे क्या करते हैं बोलिएगा, 6.02 इंटू 10 to the power 23 से डिवाइड कर देंगे। अब आप खुद देखिए, ये 10 to the power -28 है, ये 10 to the power 23 है, 10 to the power -5 हुआ, और यदि ये ऊपर चला जाए तो +5 हो जाएगा, +3 पहले से भी है, तो 10 to the power 8 अपॉन 9.1 इंटू 6.02। अब आप जरा सोचिए, ग्राम और ग्राम ये कैंसिल हो चुका है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो इसलिए यही इतने मोल्स हो गया, ये मोल्स का नंबर हो गया। तो अब आप बता दीजिए इसमें से कौन सा आंसर मिल रहा है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखिए 10 to the power 8 अपॉन 9.1 इंटू 6.02 है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ये हो गया। बोलिए, बात आप समझ चुके हैं। आइए एक और छोटी सी चीज पर बात करते हैं, हम मिटा दें हम इसे, ध्यान दीजिएगा, सवाल ही है ये भी न्यूमेरिकल्स है। अब देखिए, यदि पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स हमने अभी बात की, पार्टिकल्स यदि इलेक्ट्रॉन, देखिए ये पार्टिकल्स एटम है,
देखिए, और ये एटम मुझे नहीं मालूम है किस एटम का नाम लिया जा रहा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे फिर भी सवाल हो सकता है। जैसे कि एक न्यूमेरिकल देखिए हम लिख रहे हैं कि अब मास, चूंकि एटम्स जितने भी होते हैं सभी के वन एटम का मास अलग अलग होता है, इसलिए यदि एटम का नाम नहीं लिया जाता है तो मेरे सवाल में कोई भी अननोन एटम हो तो उसके वन एटम का मास या तो दिया जाएगा या नहीं तो हो सकता है कि अदर डेटा पर मुझसे पूछा जाएगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक सवाल है कि हम बोलते हैं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 6.644 into 10 to the power -23 ग्राम। देख रहे हैं, स्पष्ट है, समझ रहे बात को? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 6.644 into 10 to the power -23 ग्राम। मुझसे कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम in its 40 kg would be 40 kg would be। देखिए 40 kg में एक एटम का मास दिया हुआ है, उसी एटम के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है उस एटम का यदि टोटल मास 40 kg है तो मुझे बताइए कि उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कितने हैं। जैसे मुझे ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 10 मोल्स, सेकेंड ऑप्शन है 10 के पावर 2 मोल्स, थर्ड ऑप्शन है 10 के पावर 3 मोल्स और फोर्थ ऑप्शन है 10 के पावर 4 मोल्स। अब आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है। जैसे अब फिर देखिए मुझे दिया हुआ है, गिवन है, क्या दिया हुआ है जरा सोचिए बात को। गिवन है कि टोटल मास ऑफ एटम, और कौन सा एटम है मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं है, बस एक कोई एटम्स है और उसका टोटल मास मुझे दिया हुआ है 40 kg। अब मुझे पूछा जा रहा है इसी 40 kg में उस एटम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो ऑब्वियसली यदि हम उस एटम के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम की बात करेंगे तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के अभी पढ़े हैं कितने तरीके हैं, 2। कौन कौन सा है? तो एक मैंने पढ़ा है, यदि एटम का या कोई भी पार्टिकल्स का टोटल नंबर मुझे मालूम है तो हम उसे 6.02 into 10 to the power 23 से डिवाइड करते हैं, और यदि मुझे उस एटम का टोटल मास मुझे मालूम है तो हम उसे क्या करते हैं बोलिएगा, मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो आप देखिए मुझे उस एटम का टोटल मास दिया हुआ है 40 kg, लेकिन मैंने कहा है यदि मास मुझे दे दिया जाए तो मुझे टोटल मास और मोलर मास का यूनिट क्या होना चाहिए से। तो इसलिए मुझे देखिए वन एटम का मास दिया हुआ है 6.644 into 10 to the power -23 ग्राम। तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए कि टोटल मास पता करेंगे ऑफ एटम का टोटल मास अपॉन क्या कर देंगे बोलिए, मोलर मास। और टोटल मास मुझे चाहिए किस यूनिट में, वन एटम का मास ग्राम में है, इसलिए मुझे टोटल मास चाहिए ग्राम में 40 into 10 to the power 3 ग्राम और अपॉन मोलर मास चाहिए। और मुझे मालूम है कि किसी भी कोई भी पार्टिकल्स हो, यदि वन पार्टिकल्स का मास मुझे मालूम होता है और मोलर मास मुझे निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसे 6.02 into 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही काम यहाँ भी कर देंगे। मुझे वन एटम 6.644 into 10 to the power -23 into 6.02 into 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऑब्वियसली ये ग्राम में है और ये भी ग्राम है, तो यूनिट देखिए कैंसिल हो जाएगा, चूंकि मुझे नंबर निकालना है, नंबर हैज नो यूनिट। अब आप जरा गौर करिए, 10 to the power 23 है और ये 10 to the power -23 है, ये भी कट जाएगा। आप जरा देखिए यदि ये 6 को इस 6 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 होगा, और ये 6.6 है, यदि हम इसे राउंड कर लें और ये 7 कर लें तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 होगा, यानी 36 से बड़ा और 42 से छोटा होगा यदि हम गुना ना करें। चूंकि एग्जाम में एग्जैक्टली गुना करने की जरूरत नहीं पड़ती, चूंकि मेरे पास ऑलरेडी ऑप्शंस होता है, तो इसीलिए हम ऐसी स्थिति में कहेंगे इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन
देखिए लगभग 40 होगा, और आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आप 39.98 के आसपास पाएंगे। और ऐसे स्थिति में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो वैल्यू मिलेगा वो 10 टू द पावर 3। यानी अब आप बता दीजिए कि 40 केजी में एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो हम क्या बोलेंगे 10 टू द पावर 3। चेक योर ऑप्शन, यहाँ पर 10 है, गलत है, 10 टू द पावर 2 है, गलत है, 10 टू द पावर 3 है, तो अप्रोक्सीमेटली दिस वन इज करेक्ट एंड दिस इज अगेन इनकरेक्ट। सो आवर करेक्ट आंसर इज 10 टू द पावर 3। समझ चुके हैं इन चीजों को। अब आइए यहां पर देखिए, एटम्स का, इस सवाल में एटम्स का नाम नहीं लिया गया है। अब हम एटम्स के नाम लें, जैसे आपसे सवाल में कहा जाएगा कि कार्बन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, सल्फर एटम है, फास्फोरस एटम है, एल्युमिनियम एटम है, किसी भी एटम का यदि नाम ले लें, अब देखिए जब एटम्स का नाम लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है और क्या नई चीज इसमें हमें ध्यान में रखना पड़ता है, इन चीजों को आप ध्यान देंगे। जैसे कि देखिए हम लोग यदि किसी भी एटम का नाम लें, चाहे कोई भी एटम हो, यदि हम 1 मोल एटम की बात करते हैं तो यू मीन 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का कलेक्शन होगा। ये बात आप समझ रहे हैं। दूसरी चीज, यदि हम एटम्स के मोलर मास की बात करेंगे, मोलर मास ऑफ एटम की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली मास ऑफ 1 मोल एटम होगा। 1 मोल एटम की बात करेंगे, अर्थात मास ऑफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम की बात करेंगे। अर्थात यदि मुझे, जैसे कि सवाल में मुझे 1 एटम का मास मालूम था, तो हमने क्या किया, मोलर मास निकालने के लिए 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसलिए मास ऑफ 1 एटम यदि मुझे किसी भी एटम का दे दिया जाए, हम इसे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी तक आप जानते हैं। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि यदि एटम का नाम ले लिया जाए, जैसे कार्बन एटम का नाम ले लेंगे, मान लीजिए यदि 1 मोल कार्बन एटम है तो कार्बन एटम के नंबर इतने होंगे, लेकिन उस कार्बन एटम का मोलर मास कितना होगा। तो ये चीज आप किसी भी किताब में, कोई भी न्यूमेरिकल की किताब में आप पीछे पलट करके देखिए, एनसीईआरटी में भी पीछे पलट करके देखिए, एक टेबल बनी हुई है, हर एलिमेंट का नेम है और उसका मोलर मास लिखा हुआ है। और इसीलिए कोई भी एटम का यदि नाम ले लिया जाए तो आप उस शुरुआती दौर पर आप पीछे पलट करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम वहां पर पलट करके देख लेंगे और उस एटम्स का एटॉमिक वेट गिवन होगा और उसी के आगे ऐसे ग्राम लगा। यानी आप ये समझ लीजिए, आपके हर न्यूमेरिकल के किताब में पीछे 1 एटम का मास और इसे मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और वो एटॉमिक वेट इन ग्राम होगा। जैसे यदि हम बोलते हैं कि मोलर मास ऑफ कार्बन एटम, तो आप क्या बोलेंगे 12 ग्राम। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम आप क्या बोलेंगे 16 ग्राम। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम आप क्या बोलेंगे 14 ग्राम। मोलर मास ऑफ गोल्ड एटम आप क्या बोलेंगे 197 ग्राम। चूंकि आपको एटॉमिक वेट टेबल में दिया गया है और आप उस एटॉमिक वेट को जैसे ही नाम लेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग में उस एटॉमिक वेट को देखेंगे, उसके आगे ग्राम लगा देंगे और आप समझ जाएंगे उसका मोलर मास कितने के बराबर है। तो इस प्रकार से किसी भी एटम का नाम लेने मात्र से मुझे उस एटम का मोलर मास पता चल जाता है। समझ रहे हैं इन चीजों को। अब इसका फायदा क्या है कि इतनी बात यदि आपको पता हो, मिटा रहे हैं इसे, आप समझ चुके हैं इन चीजों को, कि कभी भी यदि मुझे मोलर मास, यदि मुझे किसी एटम का नाम पता है और मोलर मास मुझे मालूम है, तो आपसे पूछा जा सकता है किसी एटम का नाम लेकर के, मास ऑफ 1 एटम, कोई भी एटम हो सकता है, ये 1 एटम हो, तो आपको कोरस्पॉन्डिंगली उस एटम का एटॉमिक वेट पता करेंगे। क्या पता करेंगे आप पीछे एनसीईआरटी है किताब, आप उस एनसीईआरटी में पीछे टर्न करके आप उसके कोरस्पॉन्डिंग एटॉमिक वेट पता कर लेंगे, यदि आपको याद नहीं है तो। और यदि याद है तो बहुत ही अच्छी चीज है, अच्छी बात है। तो एटॉमिक वेट में हम क्या करेंगे, देखिए ये कितने एटम का मास हो गया 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम का मास है और मुझे 1 एटम का मास पूछ रहा है। हम इसे क्या करेंगे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड कर देंगे और इतना ग्राम बोलेंगे। आप जानते हैं इसे यदि आप डिवाइड कर लीजिए कि ये एटॉमिक वेट है और इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होगा। और आप सबको याद भी रखना चाहिए, जैसे मास के डिफरेंट यूनिट होते हैं, केजी है, ग्राम है, मिलीग्राम है, डेसीग्राम है,
टन है, क्विंटल है, मान है, वैसे ही केमिस्ट्री में हम मास के यूनिट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं 1 AMU। क्या यूज करते हैं? 1 AMU। और 1 AMU का वैल्यू कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे रेगुलर कोर्स में और बात करेंगे कि 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर कैसे होगा। लेकिन वे आपको कुछ नहीं, आप 1 kg 1000 ग्राम कैसे होता है आप नहीं मालूम है, सपोज कर लीजिए, लेकिन आप फिर भी इस्तेमाल करते हैं, आपको कोई दिक्कत होता नहीं होता। उसी तरह से आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होना है, बस आपको ये याद रखना है कि 1 AMU कितने ग्राम के बराबर होगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि जो एटॉमिक वेट आपको दिया गया होगा, यानी किसी एटम का नाम लेगा, आपको एटॉमिक वेट पता चल जाएगा, और इतने ग्राम को हम AMU बोलते हैं, इतना AMU बोलेंगे। AMU को शॉर्ट में, इस पूरे AMU ना लिख करके शॉर्ट में आजकल U भी लिखे जाते हैं, इसलिए 1 AMU बोलिए या 1 U बोलिए, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम बोलेंगे। वेरी गुड, समझ रहे हैं आप इन चीजों को? तो इसलिए इस प्रकार से आप जरा सोचिए, जैसे हम आपसे बोले एक एटम का नाम ले लेते हैं, कार्बन एटम। तो कार्बन एटम का नाम लेते ही देखिए आपको दो बात पता चल गया। कार्बन एटम का मोलर मास कितना होगा? तो आप तुरंत कहेंगे कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, तो आप कहेंगे कि 12 ग्राम होगा। और कार्बन के 1 एटम का मास कितना होगा? आप तुरंत कहेंगे कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, 12 AMU होगा। और अब आपको 1 एटम के मास को ग्राम में यदि ऑप्शन में लिखा हुआ है तो आप उसे फटाफट 1 AMU के जगह पर क्या रख देंगे? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इस प्रकार से आप 1 एटम का मास भी निकाल सकते हैं। जैसे किसी भी एटम का यदि मोल्स निकालने की बात अभी हम लोग पढ़े थे, हम इसे मिटा रहे हैं, आप समझ रहे हैं इन चीजों को? ठीक है, देख लिया है अच्छी तरह से। चलिए, यदि मुझे कभी भी किसी भी एटम का नाम लिया जाता है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम पूछा जाता है, तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता नाम ले या ना ले। यदि मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स मुझे दिया हुआ है, तो हमारा काम क्या होना चाहिए? इसे इमीडिएटली 6.02 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे। इसके लिए इस नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, एटम का नाम लिया गया है नहीं लिया गया है तब भी बात नहीं रहेगी। समझ रहे हैं इन चीजों को? लेकिन यदि मुझे टोटल मास ऑफ एटम दिया हुआ है और एटम का नाम नहीं लिया हुआ है, तो ऐसे आप जानते हैं मोलर मास से डिवाइड करेंगे। लेकिन यदि एटम का नाम ले लिया गया है तो मोलर मास आपको पता चल चुका है, क्योंकि आप उस एटम्स का एटॉमिक वेट जानते हैं। तो इसलिए आपको डायरेक्ट अब याद रखना चाहिए कि एटॉमिक वेट, उसी एटम्स का एटॉमिक वेट पता करेंगे, उसके आगे ऐसे ग्राम लगा दें। लेकिन एक शर्त है, ये जो टोटल मास है ये किस यूनिट में होनी चाहिए? ग्राम में। टोटल मास का यूनिट क्या होना चाहिए? ग्राम। यदि टोटल मास का यूनिट ग्राम है तो हम उसे क्या करेंगे? एटॉमिक वेट इन ग्राम से डिवाइड कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स।